अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास मैट्रिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के पेपर्स के हिसाब से, और ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करके जाने हैं, मतलब ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत थोड़े से ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही प्रिसाइज की रखा गया है सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में ज़्यादा है और टेनर में बहुत ज़्यादा है। तो टेनर और बुक को देखकर बहुत ही स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स निकाले गए हैं जिनसे आप प्रिपेयर करो और आपको स्मार्टली प्रिपेयर कर सको, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर सको। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आपके साथ शेयर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और आपके साथ इक्वेशन भी लिखी हुई है। At equilibrium at 230 डिग्री सेल्सियस द कंसेंट्रेशंस आर मेजर्ड टू बी। NO की भी कंसेंट्रेशन दी हुई है, O2 की भी दी हुई है और NO2 की भी कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है। और ये कौन सी कंसेंट्रेशन है, लिखा हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम वाली कंसेंट्रेशन है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। डेटा बनाएंगे तो डेटा में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, NO की कंसेंट्रेशन गिवन है। तो कंसेंट्रेशन के लिए हम इस तरीके से ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। NO की कंसेंट्रेशन गिवन है जो कि कितनी है, 0.0542 0.0542 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका यूनिट होता है कंसेंट्रेशन का। उसके अलावा O2 की कंसेंट्रेशन भी हमें गिवन है, ये भी इक्विलिब्रियम है। ये कितनी है, 0.127 मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। मोल यूनिट होता है मोल का, डेसीमीटर यूनिट होता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो मोल अपॉन यूनिट होता है कंसंट्रेशन का, ये मोलैरिटी का यूनिट। तीसरी हमें कंसंट्रेशन दी हुई है NO2। ठीक है, सवाल में दी हुई है, मैं एज इट इज वहीं से लिख रही हूँ 15.5 और मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, बाकी नीचे का सवाल भी है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है, हमसे बोल रहा है कि भाई केसी को निकाल के दिखाओ। अब केसी का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन क्या कहती है कि 2NO है, साथ में O2 है, और ये मिलके बना रहा है 2NO2। तो मेरे पास ये रिएक्टेंट हो गया और मेरे पास ये प्रोडक्ट हो गया। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल प्रोडक्ट क्या क्या है, NO2 है। ठीक है, तो NO2 की कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.0। चलो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे NO2। अब देखो ये जो नंबर होता है ना साथ में, ये हमेशा इसकी पावर बन जाता है केसी के अंदर। ये बात याद रखना कि कोफिशिएंट जो भी होगा वो पावर बन जाएगा। बाकी NO है और NO और O2 है, तो NO के लिए ये हो जाएगा, इसके साथ भी 2 है तो पावर बन जाएगा। बाकी O2 के साथ कुछ भी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूं तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.0542। ठीक है, ये इसकी वैल्यू गिवन है कंसेंट्रेशन की। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। बाकी डिवाइड में आते हैं NO, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, अच्छा लगता है मैंने थोड़ी उल्टी लिख दी। NO2 की ये वैल्यू है तो यहाँ पर ये आएगी 15.5। सही है, मैंने गलती से लिख दिया था, तो 15.5 NO2 की है, मैं समझी NO की है। तो NO2 की है 15.5, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 है। ठीक है, इक्वेशन में 2 है। रिएक्टेंट क्या है, NO, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.0542। अब क्योंकि इसके साथ भी 2 लगा हुआ है तो इसकी पावर बन गया, तो यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगा। O2 की क्या दी हुई है, 0.127। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर में रख के पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर में इसको रख के पुट करके दिखाती हूँ हम लोग को आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले है मेरे पास 15.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ
240.25 आ गया इसका स्क्वायर। अब निकालते हैं 0.0542 का स्क्वायर। 0.0542 का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, ये आ रहा है मेरे पास, इसका स्क्वायर निकाला तो 0.0029 ये आ गया। अब साथ में है ये, मैं क्या करती हूँ डायरेक्टली इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई बाय 0.127। तो मेरा नीचे वाले पोर्शन का जो नीचे वाला हिस्सा है इसका क्या आंसर आ रहा है 0.00037। ऊपर क्या था 240.25 था। अब इसको डिवाइड करवा देते हैं, तो 240.25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 0.00037। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आ रही है वो आ रही है 649,324.3। अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके जाऊंगी 1 2 3 4 5 6, ये चलो 4 तक यहाँ तक लेके जाते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 6.4 और 10 की पावर 5। और केसी का यूनिट भी निकालना होता है हमें, सिर्फ ऐसे नहीं काम करना, यूनिट भी निकालना है। यूनिट कैसे निकलेगा, देखो इसको देखो, यहाँ पर आओ, जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो यहाँ पे देखो यूनिट कैसे आता है। यहाँ पे मैं करके भी दिखा देती हूँ केसी का यूनिट, कि फॉर एग्जाम्पल एक कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब होता है ना एक कंसंट्रेशन का, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इस पूरे का स्क्वायर कर देती हूँ। डिवाइड में आते हैं NO2 के कंसंट्रेशन में ब्रैकेट है तो मतलब कंसंट्रेशन है, तो ये भी मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब, इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो स्क्वायर से। अब देखो ये पूरा स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, तो केसी का यूनिट क्या निकल कर आया 1 अपॉन मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। मैथ्स का रूल है, कोई चीज डिवाइड की डिवाइड में होती है तो वो ऊपर चली जाती है, तो केसी का यूनिट क्या निकल कर आएगा, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, क्या आंसर निकला था 6.4 10 की पावर 5, और यूनिट क्या आ गया, जब ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल। सही है, अब अपने आंसर को देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही आ रहा है 6.4 एक्सपोनेंट 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। सही है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है। सिंपल, आप वैल्यूज पुट करोगे, स्क्वायर जहाँ पे लगा हुआ है इक्वेशन को देखोगे, जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर लगा दोगे, जहाँ पे स्क्वायर नहीं है वहाँ नहीं लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करवाओगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग चाहो तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, आप डायरेक्टली इस आंसर को भी लिखोगे तो वो भी सही होगा। बाकी यूनिट निकालने के लिए जो जो कंसेंट्रेशन जहां जहां है, जहां जहां ब्रैकेट लग रहा है वहां पे मोल पर डीएम क्यूब लिख के, जहां स्क्वायर है इसका पूरा स्क्वायर कर दो, जो चीज कैंसिल हो रही है पूरा का पूरा कैंसिल कर दो और आंसर आ जाएगा यूनिट का। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है। पेपर्स क्योंकि करीब है, रमज़ान चल रहे हैं, और रमज़ान में वैसे पढ़ा मुश्किल से जाता है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि आप लोग के पेपर्स हैं रमज़ान के बाद अप्रैल में। इंशाल्लाह सबके अच्छे होंगे, मेरी दुआएं सबके लिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो ये थोड़ी सी फालतू सी बात लिखी हुई है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है और इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। बाकी क्या लिखा हुआ है, असल बात नीचे लिखी हुई कि एट 2000 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज 4.1 एक्सपोनेंट -4। यानी कि ये हमें दी हुई है केसी की वैल्यू, लिखा हुआ है ना,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी होता है। अभी जो हमने इस वाले न्यूमेरिकल में निकाला था, केसी की वैल्यू हमें गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है, बोला गया है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO, NO की कंसंट्रेशन निकालो इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 1 atm प्रेशर एट 2000 डिग्री सेल्सियस इन एयर। और N2 की भी कंसंट्रेशन दी हुई है और O2 की भी, लेकिन ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एन इक्विलिब्रियम। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहले। डेटा में सबसे पहले हमें केसी की वैल्यू गिवन है, तो मैं केसी की वैल्यू लिख देती हूँ, कितनी है 4.1 और 10 की पावर -4। यूनिट नहीं दिया हुआ तो यूनिट नहीं लगाएंगे। बाकी उसके बाद हमें N2 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.036 और ये मोल अपॉन लीटर। उसके बाद कंसंट्रेशन दी हुई है O2 की, जो कि कितनी दी हुई है 0.0089 मोल अपॉन लीटर भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह डेसीमीटर क्यूब भी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। और हमें निकालना क्या है, हमसे बोला गया है कि आप NO की कंसंट्रेशन निकालो। ठीक है, तो NO के आप ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि कंसंट्रेशन निकालनी है। पेन चेंज कर लेते हैं, इंक खत्म हो रही है। अच्छा, अगेन सॉल्यूशन पर आते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा, केसी वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्या वैल्यूज हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो इक्वेशन क्या है, N2 प्लस O2 एरो 2NO, ये हमारी इक्वेशन है। अब प्रोडक्ट क्या है, NO है, NO है तो ये NO ऊपर आ जाएगा, इसके साथ 2 लगा हुआ है तो पावर में 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय N2 और O2 है तो N2 भी डिवाइड में आ जाएगा और O2 भी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये रखेंगे और इन दोनों को वहां भेज देंगे। तो ये NO के लिए क्या हो जाएगा, ये इधर ही रहा, ये दोनों उधर भेज देंगे, तो KC इंटू N2 इंटू O2। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। केसी की वैल्यू क्या गिवन है 4.1 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय N2 की वैल्यू क्या है 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089, जो कि O2 की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले क्या है 4.1 0.036 और 0.0089, तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास निकल के 0.0013 और 10 की पावर -4। अभी मैंने कैसे निकाला, मैंने 10 की पावर -4 को एज इट इज लिख दिया और ये वाली जो वैल्यूज है ये और ये इनको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये आंसर आया। तो ये आप कब कर सकते हो, जब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना हो, तो आप उस केस में ये वाला काम कर सकते हो। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे तो NO की कंसंट्रेशन चाहिए, NO स्क्वायर की थोड़ी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, रूट ऑन बोथ साइड्स कर दूंगी। ठीक है, अब रूट लगाने से क्या होगा, NO के ऊपर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके स्क्वायर ले लेते हैं। जीरो 0.0013 और एक्सपोनेंट -4 का अंडर रूट लेना है। हाँ, तो अंडर रूट लेने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, NO का 3.6 और 10 की पावर -4। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा NO, क्योंकि कंसंट्रेशन निकालनी, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आप लोग ये शिकायत कर सकते हो कि यहाँ पे तो 10 की पावर -4 है और हमारे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ही नहीं है,
तो आप लोग क्या करोगे, 0.0013 है ना, हम जब उधर लेके जाते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है, और जब हम इधर लेकर आते हैं तो हमारी वैल्यू प्लस में आती है। तो अगर मैं इसको 4 पॉइंट्स उधर ले जाऊँ, अपनी तरफ ले आऊँ इस तरफ, तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो ये नेगेटिव वाली चीज कम हो जाएगी। तो 1 2 3 4, यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ली और यहाँ पे मैं 0 0 0 लगा दूं, पॉइंट यहाँ पे लाके 0 0 0 लगा दिया, और एक 0 मैंने यहाँ ऐसे ही लगा दिया, ना भी लगाओगे तो चलेगा। तो आप इसका रूट लेके देखना, किसका, 0.00000013 का, ठीक है। तो इस ये वो यही वैल्यू होगी, और इसका रूट ये निकल कर आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा जी, होप आया, आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अपना आंसर चेक कर लेते हैं, तो 3.6 माइनस 4 बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, यहाँ जगह है तो यही कर लेते हैं, इसका डेटा बनाते हैं, पहले सवाल को रीड कर लेते हैं और फिर डेटा बनाते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 एक्सपोनेंट -4। इक्वेशन दी हुई है, एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, HI की कंसेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। और आपको क्या बोला गया है, कंसेंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम का वर्ड नहीं यूज किया हुआ, बस लिखा हुआ है एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ कि एट इक्विलिब्रियम, तो मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम वाली कंसेंट्रेशंस नहीं है, बल्कि ये रिएक्शन कोशेंट वाली दी हुई है यहाँ पे कंसेंट्रेशन। और बोला गया है कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में सबसे पहले तो Kc की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 1 एक्सपोनेंट -4। उसके बाद HI की वैल्यू गिवन है, जो कि है 2 और 10 की पावर -5। और H2 की कंसेंट्रेशन भी गिवन है, क्या गिवन है, 1 और 10 की पावर -5। और I2 की भी गिवन है, वो है 1 और 10 की पावर -5। और हमसे बोला क्या जा रहा है कि भाई आप डायरेक्शन निकाल के बताओ, और डायरेक्शन जब भी निकालनी होगी और आपको Kc दिया हुआ हो तो हमें Qc भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। Qc का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली नहीं, बल्कि इनिशियल होनी चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम से पहले पहले जो भी कंसेंट्रेशन थी वो Qc में आती है, और इक्विलिब्रियम और उसके बाद की जो कंसेंट्रेशन है वो Kc के अंदर आती है। फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन ये कंसेंट्रेशन जो है ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। इक्वेशन क्या दी हुई है, 2HI और एरो H2 प्लस I2, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इसका हम बना लेते हैं Qc का फॉर्मूला। सबसे पहले मुझे Qc निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या है, दो है वैल्यूज, H2 और I2 अपॉन रिएक्टेंट है HI और इसका स्क्वायर। इनके वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सबकी वैल्यूज गिवन है, H2 की कितनी है, ये गिवन है 1 एक्सपोनेंट -5, तो ये 1 एक्सपोनेंट -5 आ गया। I2 की कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 1 एक्सपोनेंट -5, ये भी ठीक है। और डिवाइड बाय HI की कितनी गिवन है, 2 एक्सपोनेंट -5, 2 एक्सपोनेंट -5, और इसके साथ 2 लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लगा था तो इसलिए मैंने यहाँ पावर बना दिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 एक्सपोनेंट -5, ये 1 एक्सपोनेंट -10 आ रहा है यहाँ पे आंसर। Qc का, इसका क्या आंसर आ रहा है, ऊपर वाले को सॉल्व करा मैंने तो 1 एक्सपोनेंट -10 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 और एक्सपोनेंट -5 का स्क्वायर दोबारा से, तो ये आ रहा है 4 और एक्सपोनेंट -10। -10 से -10 वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं, और 1 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0.25 आएगा।
ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग क्यूसी और केसी को। देखो अगर केसी बड़ा है क्यूसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर क्यूसी बड़ा है केसी से तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, और अगर क्यूसी इक्वल है केसी के तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे देखो 0.25 है और केसी की वैल्यू एक्सपोनेंट -4 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? माइनस में वैल्यू तो मतलब क्या है, ये वैल्यू होगी 0.0001 करके होगी कुछ वैल्यू। ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है? ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो मैं क्या कहूंगी कि डायरेक्शन मेरी क्या है, डायरेक्शन मेरी बैकवर्ड होगी। और यही हमसे पूछा गया था, कहाँ गया, यही हमसे पूछा गया था कि डायरेक्शन बताओ और क्यूसी बताओ कि क्यूसी क्या होगा, और हमने दोनों चीजें निकाल के बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। इसको भी रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं और हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके फॉर्मूलास अगर आप लोग देखो तो फॉर्मूला सारे सेम है, भले क्यूसी के लिए देखो भले केसी के लिए देखो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम यूज हो रहा है। लेकिन बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि क्यूसी किन कंसेंट्रेशन से निकल रहा है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है कि भाई आप लोगों को इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन दी हुई है तो फिर आप केसी ही निकालोगे। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम का वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया हुआ सवाल के अंदर और बोला हुआ है कि ये कंसेंट्रेशन है एट दिस टेम्परेचर या एट दिस टाइम, तो फिर वो क्वेश्चन वाली होंगी, इक्विलिब्रियम वाली नहीं होंगी। सही है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है आपका पीएच का सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 5m सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो सबसे पहले तो डेटा बना लेते हैं और फोन को साइड पे रखते हैं। डेटा में क्या गिवन है, हमें सबसे पहले बोला गया है, क्या बोला गया है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 5m सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो 5m दिया हुआ है NaOH का। अब NaOH से मुझे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन मिलेगी। तो मुझे क्या दिया हुआ है, OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन दी हुई है 5m, और मुझे बोला गया है कि भाई पीएच निकालो। अब देखो मैं ना यहाँ पे ना नीचे पीएच के कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ जो कि हमें याद होने चाहिए। 4 फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले तो है पीएच का माइनस लॉग और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। पीओएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग और OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। एक फॉर्मूला होता है कि 14 इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच। इन दोनों को जब भी प्लस करोगे तो 14 आंसर आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। सही है। बाकी अगर हमें H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, 1 एंटी लॉग पीएच। ठीक है, और अगर OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो 1 एंटी लॉग POH। सही, तो ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं जिस पर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। अब हमसे यहाँ पे पीएच निकालने का बोला गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो पीएच अगर मुझे निकालनी है तो मुझे उसके लिए H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो H पॉजिटिव का कहीं दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला एक और है, वो है ये वाला फॉर्मूला। पीएच में निकाल सकती हूँ, 14 तो कांस्टेंट नंबर है, लेकिन अगर मुझे पीओएच पता चल जाए तो मैं पीएच यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के पहले पीओएच निकाल लेती हूँ। और पीओएच कैसे निकलेगी, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है, ये भी, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी, इक्वल्स टू माइनस लॉग और OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है, 5। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस लॉग और 5, तो ये आ जाएगा आपका POH निकल कर आ जाएगा -0.6। ठीक है, ये आपका POH निकल कर आ गया।
अब पीओएच आ गया तो मैं पीएच निकाल सकती हूँ। कैसे? 14 इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच है। मैं क्या करूँ, मुझे पीएच चाहिए तो मैं पीओएच को उधर भेज देती हूँ। इधर प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 14 में से माइनस करवा दो पीओएच, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पीएच। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 14 माइनस, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने? माइनस 0.6। एज इट इज जो भी आ रहा है मैं यहाँ पे रखते जा रही हूँ, और पीएच। तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं। 14 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली प्लस लिख देती हूँ, प्लस 0.6। तो ये मेरे पास आ रहा है 14.6। तो पीएच मेरे पास 14.6 निकल कर आ रही है। सही हो गया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारे पास 14.6। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है? A solution of H2SO4 has pH of 1.05. Calculate its POH and H positive. तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले जो जो गिवन है, सबसे पहले लिखा है A solution of H2SO4 has pH of 1.05. तो pH हमें दी हुई है कितनी? 1.05. कैलकुलेट इट्स पीओएच, पीओएच निकालो, और H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन भी निकालो आप लोग। ठीक है, तो ये चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पीएच पता है, पीओएच कैसे निकालेंगे? यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 14 इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच होता है। ठीक है, पीएच कितनी है? पीएच को उधर भेजो तो 14 से माइनस हो जाएगा। तो पीओएच इक्वल्स टू 14, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, यहाँ प्लस हो रही है तो वहां जाके 14 से माइनस हो जाएगी। माइनस क्या है? 1.05 है। इसको सॉल्व करते हैं। ये 14 माइनस 1.05, तो ये हो जाएगा पीओएच इक्वल्स टू 12.95। अब पीएच और पीओएच दोनों मुझे पता चल गई। अब मैं क्या H पॉजिटिव निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ये रहा H पॉजिटिव का फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 अपॉन एंटीलॉग, पीएच कितनी है? ये रही पीएच की वैल्यू 1.05। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे ना दो तरीके हैं, या तो आप लोग कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लो, मैं वो भी बता देती हूँ, या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। डायरेक्टली कैसे करोगे? डायरेक्टली ऐसे करोगे कि H पॉजिटिव इक्वल्स टू जो भी पीएच की वैल्यू है उसको 10 की पावर माइनस करके लिख दो। 10 की पावर माइनस 1.05, ये आंसर हो गया आपका। H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन आ गई। या फिर अगर आप कैलकुलेटर से करोगे, अगर तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो एंटीलॉग निकालोगे। कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि एंटीलॉग कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप लोग दबाओगे ये शिफ्ट का बटन और लॉक का बटन दबाओगे। ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाया मैंने और ये लॉक था इसका बटन दबाया। उसके बाद जो भी वैल्यू है पीएच की वो लिख दूंगी मैं 1.05। आंसर आ रहा है 11.22। अब इसको 1 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 11.22, तो क्या आंसर आ रहा है? 0.089। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 0.089, और कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। अब हम इस अपने आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यही आंसर्स आ रहे हैं हमारे, हमारा करेक्ट आंसर है। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, A solution of HCl has pH of 2.3. Calculate its POH and H positive. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। सही है, क्यों दे रही हूँ होमवर्क? इसको करने की कोशिश क्यों करने को कह रही हूँ? क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जो हमने अभी करा है ये वाले से। अभी देखो मैं लिख के बताती हूँ, पूरा आपको मैं बता के दूंगी,
बस कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज अ pH ऑफ 2.3, तो pH dV है 2.3 dV है। कैलकुलेट इट्स POH एंड H पॉजिटिव, बिल्कुल यही वाला काम है, POH निकालना है और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या करोगे, वही करोगे जो यहाँ पे किया है। पीएच पता है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, पीओएच निकाल लोगे, 14 में से माइनस करवा दोगे पीएच की वैल्यू को, तो पीओएच आ जाएगा। पीओएच निकल गया। अब पीओएच के बाद एच पॉजिटिव निकालना बहुत आसान है, ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर सिंपल जो भी आपकी पीएच है ना उसको ऐसे लिख के 10 की पावर माइनस लगा के जो भी वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आपको पीएच की दी है, जैसे 2.3, तो 2.3 लगा देना, ये आंसर हो गया। मुश्किल काम है इसमें कोई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम रब कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है, फ्रेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हमें नीचे सिर्फ हमें नाम दिए हुए हैं, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत आसान है। सबसे पहले है 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले जो सबसे एंड में वर्ड लिखा है ना पेंटेन, हमें इस पर गौर करना है। पेंटेन का मतलब क्या है, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो सबसे पहले तो आप 5 कार्बन बना दो। सबसे आखिरी वाले को देखो, पेंटेन को 1 2 3 4 5 कार्बन आपने बना दिया। अब उसके बाद देखो भाई क्या 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 चीज कहाँ कहाँ लगी हुई है, 2 पे 3 पे और 3 पे। वापस रिपीट करूँ, 2 पे 3 पे 3 पे ट्राई मिथाइल है, यानी कि मेरा अगर ये पहला कार्बन है तो दूसरा 3 पे और एक और दूसरा भी 3 पे, तभी 3 दो बार लिखा है क्योंकि दोनों 3 पे ही लगे हुए। और क्या लगे हुए, ट्राई मिथाइल का मतलब क्या है कि एक मिथाइल यहाँ लगा होगा, CH3 को मिथाइल कहते हैं, दूसरा मिथाइल यहाँ लगा होगा और तीसरा मिथाइल यहाँ लगा होगा। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अब जहां जहां कार्बन की वैलेंसी बच रही है वहां हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ ये पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है तो मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दूंगी। यहाँ ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है तो मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दूंगी। इसके 4 बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड पहले से बना रहा है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 बॉन्ड पहले से बना रहा है तो ये 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए 4 की। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी पेंटीन लिखा हुआ है एंड में, तो दोबारा से मैं, ये 1 वाला हो गया, 2 वाले पर आते हैं। इसमें भी एंड में पेंटीन लिखा है तो मैं 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने बना दिए। उसके बाद क्या बोला है, 3 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है। 3 पे इथाइल है, इथाइल क्या होता है C2H5, और 2 पे बोला हुआ है मिथाइल है, यही बोला हुआ है, सॉरी मैंने तो मिथाइल लिख दिया, सॉरी CH3 होता है मिथाइल। तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है और पेंटेन है। बाकी इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि पहले से 1 बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बच रहे हैं। ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे। ये पहले से 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 लगेंगे क्योंकि ये 1 ही बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे कार्बन पहले से 1 बॉन्ड बना रहा होगा वहां पे उस हिसाब से कार्बन हाइड्रोजन लग जाएंगे। 4 बनाता है, 1 बना रहा होगा तो 3 लग जाएंगे, 2 बना रहा होगा तो 2 लग जाएंगे, 3 बना रहा होगा तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। अच्छा, उसकी बात है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन कहते हैं 6 कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या बोला है, 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे C2H5 है और 4 पे CH3 है। ये इथाइल होता है C2H5 और CH3 मिथाइल होता है। बाकी बस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ पे 3 लगेंगे, ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहे हैं। 2 बॉन्ड किससे बना रहे हैं, एक आगे वाले कार्बन से और एक पीछे वाले कार्बन से, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये 3 तो 1 लगेगा, ये 3 तो 1, ये 2 तो 2 और ये 1 तो 3। उसके बाद है 3 मिथाइल ब्यूटीन। 3 मिथाइल और 1 ब्यूटीन। सबसे पहले तो ब्यूटीन का मतलब क्या है, 4 कार्बन है तो 1 2 3 और 4। उसके बाद क्या बोला गया है कि 3 पे है मिथाइल तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे है मिथाइल और पहले पर है ब्यूटीन। इन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी इन लिखा हुआ है तो मतलब वहां पे डबल बॉन्ड की बात हुई है, तो फर्स्ट पे इन है। तो अगर मैंने इसको तीसरा कार्बन कंसीडर करा है तो ये मेरा पहला कार्बन है, तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में।
बाकी वैलेंसीज पूरी कर दो। ये 2 बना रहा है बॉन्ड तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये 3 बना रहा है तो यहाँ पे 1, ये 3 बना रहा है तो 1, ये 1 बना रहा है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग गए। उसके बाद है 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, 5 कार्बन है, पेंट का मतलब 5, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना के पेंटाइन लिखा हुआ है। अब बोला गया है कि 4 पे मिथाइल है, 2 पे पेंटाइन है, तो 4 मिथाइल है, 1 2 3 4, 4 पे है CH3 मिथाइल और 2 पे है पेंटाइन, तो 1 2। दूसरे कार्बन पे पेंटाइन, आइन का मतलब होता है 3 बॉन्ड को कहते हैं आइन। और क्या बोला जा रहा है कि भाई फोर्थ पोजीशन पर, सॉरी फोर्थ सेकंड पोजीशन पे है पेंटाइन। अब अगर हमने बोला है कि हमने 4 कार्बन इसको बोला है 1 2 3 4 5, अगर मैंने 4 इसको बोला है तो दूसरा कार्बन ये है, तो इसके साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसके अलावा हम वैलेंसीज पूरी कर लेंगे। ठीक है, वैलेंसीज ऑलरेडी पूरी हमने कर ली है हाइड्रोजन लगा के। देखो क्या होता है कि कार्बन की मैंने बताया था 4 वैलेंसीज होती हैं। पहले हम इसके बॉन्ड्स को देखते हैं कि भाई ये आगे पीछे कितने बॉन्ड बना रहा है, और ये लाइंस जो है ना ये इसके बॉन्ड्स को इंडिकेट कर रही होती हैं। जितनी लाइन इसके आगे पीछे होंगी हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाइड्रोजन कितने लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बॉन्ड ये पहले से बना रहा है, तो मुझे पता है 2 बॉन्ड्स इसने बनाए हुए, 4 में से 2 वैलेंसीज पूरी हैं, तो 2 वैलेंसीज यहाँ पे हम और पूरी कर देंगे हाइड्रोजन को लगा के H2। इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा होता है। अच्छा, ये हमारा हो गया 5th। लास्ट है, उसमें बोल रहा है 1 ब्यूटाइन। ब्यूट का मतलब होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4, तो हम पहले 4 कार्बन बना देते हैं 1 2 3 और 4। अब 4 पे बोल रहा है कि 1 पर ब्यूटाइन है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरा पहला कार्बन है तो उसके साथ आइन लगा हुआ ब्यूटाइन। आइन का मतलब मैंने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 पे आइन है। वैलेंसी पूरी कर देंगे, एक हाइड्रोजन लगा के यहाँ पे पहले से फुल है, यहाँ 2 आएंगे और यहाँ पे 3। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ सारे, ताकि हम इसकी नेमिंग आसानी से कर सकें। CH3 CH2 CH2 है, CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है और CH3 है। 2 में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH फिर डबल बॉन्ड CH और CH3। थर्ड में है CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर ट्रिपल बॉन्ड और CH। 4 है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। और लास्ट है CH3 कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये मैंने लिख लिए हैं। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमारा काम होता है कार्बन को नंबरिंग देना। नंबरिंग देने से क्या मुराद है कि हम कुछ चीजों को देखते हुए कार्बन को नंबर दे रहे होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास मुझे एक डबल बॉन्ड दिखा, सिंगल बॉन्ड की इतनी वैल्यू नहीं है, डबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर दूंगी। क्योंकि देखो यहाँ से ये इस कॉर्नर से दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, उस कार्बन से इधर से बहुत सारे कार्बन है और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं जहां से करीब पड़ेगा वहां से नंबरिंग करूंगी। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे कोई ब्रांच वगैरह तो है नहीं, है ना, कोई ब्रांच तो है नहीं। अभी हम जैसे क्या कर रहे थे, पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं और फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांच तो है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसका नाम लिख दूंगी। कैसे, 2 पे सबसे पहले लिखूंगी 2, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2, फिर डैश डालूंगी 1 2 3 4 5 6। 6 को कहते हैं हेक्स, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए ईन यूज होता है। अब दूसरे पर आते हैं, इसमें नंबरिंग करेंगे। अब देखेंगे कहाँ से, अब यहाँ पे भी कोई ब्रांच नहीं है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ से करीब पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 पे लगा हुआ है, यहाँ से 1 2, यहाँ से भी 1 2 पे, तो ये दोनों पोजीशन से सेम जगह पर आ रहा है,
तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकती हूँ। मैं यहाँ से कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब एक डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर आ रहा है और एक डबल बॉन्ड चौथी पोजीशन पर आ रहा है, तो 2, फिर डालूंगी कॉमा, फिर डालूंगी मैं 4, फिर डैश डालूंगी। कार्बन में कितनी चेन है? 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स। लेकिन मैं डायरेक्टली ई नहीं लिख सकती, मुझे बताना पड़ेगा कि 2 और 4 पे मैंने पोजीशन तो बता दी, ये तो बता ही नहीं कि इधर है क्या, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे डाई इन है, यानी कि 2 इन लगे हुए हैं, एक इन दूसरी पे लगा हुआ है और एक इन चौथी पे लगा हुआ है, और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आता है। तीसरे पर आते हैं CH2 CH और ये सब है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। हमेशा याद रखना, अगर किसी नॉमेनक्लेचर के अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, हमारी पहली कोशिश क्या होगी कि भाई जहां से जो चीज करीब पड़ रही है हम वहां से नंबरिंग करते हैं। अगर किसी तरफ से सेकंड डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है हम वहां से नंबरिंग कर देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो वहां से। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डबल बॉन्ड भी पहली पोजीशन पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी पहली पोजीशन पर आ रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करेंगे और यहाँ से नंबरिंग करेंगे। जब ये दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो हम ज्यादा वैल्यू डबल बॉन्ड को देंगे, तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूंगी 1 2 3 4 5। सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, कैसे मैं बताऊंगी। पहले 2 पर डैश, 2 डैश, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है। कितने कार्बन है चेन में? मैं पूरी चेन का नाम लिख दूंगी, 5 है, तो 5 में भी रहता है पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन। लेकिन इन का मैं ई नहीं लगाऊंगी, अगर मैं ई लगा दूंगी तो इसका ये मतलब है कि मेरा नॉमेनक्लेचर का नाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो रहता है। मैं ई लगाने के बाद फिर डैश डालूंगी, ठीक है। और अब मैं बताऊंगी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, जो कि कहां पर है? चौथी पोजीशन पर है, तो मैं लिखूंगी 4 और फिर बस आइन, यानी कि 4 पे क्या है? आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने पेंट आइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं देखो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 5 कार्बन है चेन के अंदर, इन का नाम लिखते हुए, क्योंकि मैंने क्या बोला, हम इन को या डबल बॉन्ड को वैल्यू ज्यादा देते हैं तो उसका नाम चीन की तरह लिखेंगे, लेकिन आइन के लिए सिर्फ आइन लिख देंगे कि 3 पर आइन है, यानी कि 3 पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे पेंट आइन लिख दूंगी तो इसका मतलब ये कि भाई 5 कार्बन पहले 5 कार्बन बाद में 10 कार्बन है चेन के अंदर, तो हमें बस एक ही बार लिखना होता है डबल बॉन्ड के साथ। अभी 4 पर आ जाते हैं। इसमें देखो अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे दोनों सेम पोजीशन पे तो नहीं है, लेकिन अगर मैं दोनों को देखूं तो डबल बॉन्ड यहाँ से पहली पोजीशन पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से दूर है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से नंबरिंग करूंगी। लेकिन अगर ये सेम पोजीशन पर आते तो फिर मैं डबल बॉन्ड को देखती, लेकिन अभी अलग अलग पोजीशन पर है तो मैं देखूंगी कि क्या चीज करीब पड़ रही है कॉर्नर से। तो अभी डबल बॉन्ड करीब है तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6। अगेन इसका भी नाम ऐसे लिखेंगे कि 1 पे मैं लिखूंगी क्या है? 6 कार्बन है तो हेक्स इन ही लगाऊंगी, फिर डैश, चौथे पर क्या है? आइन, ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा। अब आ जाते हैं लास्ट पर। इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ से ये दूसरी पोजीशन पर है, यहाँ से पहली पे। मैं यहाँ से नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 और 5। पहली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और तीसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी? 1 3। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंट। अब 1 3 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड 2 है, तो मैं क्या लिखूंगी? पेंट डाई आइन। सिर्फ पेंट आइन नहीं बल्कि पेंट डाई आइन, यानी कि 1 और 3 पे 5 कार्बन की चेन में 2 आइन मौजूद है, 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की ये वीडियो खत्म हो गई है, और आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो। उसके अलावा ग्रुप में ऐड हो सकते हो, नंबर मैंने आपके साथ वीडियो के स्टार्ट में शेयर किया था। ग्रुप में ऐड होना चाहो वहाँ ऐड हो सकते हो, और वहाँ पे आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है, वहाँ पे आप लोग को प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाती है। हर किस्म के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से, तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो
बेस्ट ऑफ लक आप सबको पेपर्स के लिए। रमज़ानों के बाद आप लोग के पेपर्स हैं और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि सबके पेपर्स अच्छे जाएं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।